नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। H.G. वेल्स को दोस्तों कौन नहीं जानता। जिनको इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान है वो तो इन्हें और भी अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे जिनके उपन्यास विज्ञान पर आधारित होते थे। कई बार तो इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से जो भी अपने उपन्यासों में बताया वो आगे जाके सही साबित हुआ है। ये एक तरह से भविष्य दृष्टा थे। इनके बहुचर्चित उपन्यास द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन कई वर्षों से CBSE स्कूल्स की क्लास 11 और 12 में पढ़ाए जाते रहे हैं। इन्हीं H.G. वेल्स द्वारा लिखी गई कुछ कहानियों को मैं हिंदी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये जैसे इंग्लिश में मूल रूप से लिखी गई थी उसका हिंदी अनुवाद है। ये कहानियाँ विज्ञान और रहस्य को उजागर करती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बहुत ही फ़ायदा है। एक तो आपको वर्ल्ड बेस्ट राइटर्स के नॉवेल्स यहाँ मिलते हैं, जैसे कि रोमांटिक राइटर गुलशन नंदा, जासूसी कथाकार गोपाल राम ग्रहमरी की कहानियाँ, शर्लॉक होम्स, व्योमकेश बख्शी आदि की विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय कहानियाँ। और दूसरी तरफ आपको मिलती हैं वर्ल्ड बेस्ट कॉमिक्स जैसे चाचा चौधरी, मोटू पतलू, नागराज आदि की बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और हर पात्र की अलग अलग आवाज़ में। तो मित्रों, शुरू करते हैं H.G. वेल्स की पहली कहानी और तेज भागने का नुस्खा। H.G. वेल्स की यह कहानी द न्यू एक्सेलरेटर शीर्षक से दिसंबर 1901 में द स्टैंड मैगजीन नामक पत्रिका में छपी थी और इतनी पसंद की गई थी कि फिर इसे कई संग्रहों में लिखा गया। कथा साहित्य में वैज्ञानिक के भविष्य दृष्टा होने का कल्पना को साकार करना बस इन्हीं के बस का काम था। अगर यह खबर सामने आए कि कोई आदमी खोज तो रहा था पिन, लेकिन मिल गया उसे हाथी, तो निसंदेह वह आदमी प्रोफेसर गिब्बर्न होगा। मैंने यह खूब सुना है कि किसी का तीर निशाने से एकदम बाहर चला गया, लेकिन किसी ने यह करिश्मा उस हद तक नहीं दिखाया जितना दिखाने की काबिलियत हमारे इन महाशय को है। एकदम 100% सच और बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात की तरह। इस बार तो इन्होंने वह नायाब चीज़ हासिल कर ली है जो इंसान की ज़िंदगी को एकदम बदल देने की ताकत रखती है। ऐसा तब हुआ जब हमारे यह प्रोफेसर गिब्बर्न बस किसी ऐसी दवाई की खोज में लग गए जो एक सुस्त और ढीले पीले आदमी को चुस्त मुस्तैद बना दे, और वह आदमी अपने थका देने वाले तनावों से दूर होकर अपने काम पर फुर्ती से चल निकले। मैं अब तक यह दवा कई बार चख चुका हूँ। वह दवा इतनी असरदार है कि मैं बस उस अनुभव का ब्यौरा आपको दे सकता हूँ। वह अनुभव चमत्कारी है और उस लक्ष्य से कहीं आगे ले जाता है जिसे पाने के लिए कोई इस दवा का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रोफेसर गिब्बर्न फोकस्टोन में मेरे पड़ोसी हैं। इस मामले में मेरी याददाश्त एकदम दुरुस्त है कि सन 1899 के साल में प्रोफेसर की तस्वीर द स्टैंड मैगजीन में कई बार छपी है। खेद है कि वह अंक मुझसे कोई मांग कर ले गया और फिर वह मेरे पास वापस नहीं लौटे। पाठकगण उस चेहरे को याद कर सकते हैं, ऊंचे माथे पर काली पतली भौहें जो देखने में भद्देपन का एहसास देती हैं। अपर सैंडगेट रोड के पश्चिमी छोर पर उनका घर उन मकानों के बीच है जो बेतरतीब और अलग थलग बने हुए हैं। उनके मकान को तिकोनी नुकीली छत और बेयावन सा दिखता पोर्टिको एक नीची छत वाले एक कमरे में खुलता है, जहां एक खिड़की के नीचे प्रोफेसर बैठते हैं और मैंने ना जाने कितनी शामें धुआं उड़ाते हुए और गप मारते हुए बिताई हैं। प्रोफेसर गिब्बर्न के बेहद खुशमिजाज इंसान हैं और साथ ही वह मुझसे अपनी नई खोज के बारे में भी खुलकर बातचीत कर लेते हैं। इसी वजह से मैं उस नए नुस्खे के बारे में शुरू से जानता आया हूँ और मेरे सामने उसकी रचना और गुण बहुत स्पष्ट हो गए हैं। हालांकि इस विशेष चीज़ का ज़्यादातर काम फोकस्टोन में ना होकर गोवेर स्ट्रीट की बड़ी प्रयोगशाला में हुआ है, जो कि अस्पताल के पास है और जहां उसका परीक्षण सबसे पहले किया गया। जैसा कि सभी प्रबुद्ध लोग जानते हैं,
शरीर विज्ञान के विद्वानों के बीच वैज्ञानिक प्रोफेसर गिब्बर्न की ख्याति उनकी उन रासायनिक औषधियों की रचना के कारण है जो मनुष्य के स्नायु तंत्र पर स्वतंत्र नियंत्रण कर सकती हैं। मुझे बताया गया है कि सुरक्षापूर्वक नींद लाने वाली, मूर्छा कारक और ऑपरेशन के पहले सुन्न करने वाली दवाओं के आविष्कार के क्षेत्र में उनका जवाब नहीं है। रसायन शास्त्री के रूप में भी उनका नाम बड़ा है। शरीर की संवेदी गांठों के जटिल ज्ञान के क्षेत्र में तथा विभिन्न केंद्रीय तंतुओं के बारे में भी प्रोफेसर गिब्बर्न का बहुत सा काम है, जिसका पूरा खुलासा किया जाना अभी तक बाकी है। जैसा कि ठीक भी है, जब तक इनका काम प्रकाशित नहीं हो जाता तब तक उनका ब्यौरा किसी को भी पहुंच से बाहर ही रहता है। हाल के कुछ वर्षों से प्रोफेसर गिब्बर्न स्नायु तंत्र को अधिकतम सीमा तक सक्रिय कर सकने के प्रति बहुत सजग हो गए हैं। इस नए रसायन की खोज उनकी इसी कोशिश का नतीजा है, जो बहुत सफल माना जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर गिब्बर्न का नाम उन प्रथम 3 वैज्ञानिकों की श्रेणी में गिना जाने लगा है जिनकी खोज ने मनुष्य की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में बहुमूल्य काम किया है। मनुष्य को थकान से मुक्ति दिलाने के नायाब करिश्मे के रूप में उनके गिब्बर्न बी द्रव का नाम लिया जाता है, जिसने उससे भी ज़्यादा लोगों को जीवन दान दिया है जितना समुद्र के किनारे लाइफ बोट ने भी नहीं दिया होगा। इस ख्याति के बावजूद प्रोफेसर गिब्बर्न संतुष्ट नहीं थे। ऐसा उन्होंने मुझसे करीब साल भर पहले जाहिर किया था। अपनी अब तक की दवाइयों के बारे में उनका कहना था कि वह या तो बिना स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंचाए केंद्रीय ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं या स्नायु तंत्रों द्वारा पैदा की जा रही रुकावट को कम करके ऊर्जा अधिक असरदार बना देती हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दवाई केवल हृदय की गति पर असर दिखाती है और मस्तिष्क अछूता रह जाता है। कोई दवा दिमाग पर असर दिखाती है लेकिन समूचे ऊर्जा तंत्र पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि कोई दवा समूचे ऊर्जा तंत्र को एक साथ कई गुना बढ़ा दे, उसका प्रभाव सिर से पैर तक हो। अरे मैं तो ऐसे जादुई असर को हासिल करने के पीछे पागल हूँ। वह तो फिर बाद में मनुष्य को थका कर रख देगा। मैंने शंका रखी। जरूर ऐसा होगा, लेकिन तब मनुष्य उसी हिसाब से खाएगा और उसका कुछ मतलब होगा। जरा कल्पना करो, उन्होंने अपने नए नुस्खे की दवा की छोटी सी शीशी को हाथ में उठाकर कहा, इस दवा की एक खुराक इंसान को सोचने की दोगुनी ताकत देगी, साथ ही काम करने की भी दोगुनी ताकत देगी। क्या यह संभव है? मैंने अपना संशय रखा। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। अगर यह सच नहीं है तब तो समझो मेरी 1 साल की मेहनत बेकार हुई। फास्फोरस के अलग अलग यौगिकों से बना यह नया रसायन ऐसा ही कारनामा दिखाएगा। अगर यह 1.5 गुना असर भी दिखा सका तब भी यह संतोषजनक है। बिल्कुल ठीक, 1.5 गुना भी कम चमत्कारी नतीजा नहीं है। सोचा। प्रोफेसर ने बात आगे बढ़ाई, तुम एक राजनयिक हो, तुम्हें कुछ बहुत काम जल्दी पूरा कर लेना है, समय नहीं है। तो यह वह दवा है, अपनी सेक्रेटरी को दे सकता है? मैंने जोश में आकर कहा। इसका दोगुना फ़ायदा होगा। या मान लो तुम्हें कोई किताब बहुत जल्दी पूरी पढ़ डालनी है, प्रोफेसर ने कहा। मैंने उसकी बात हताशा से काटी। ओह, तब तो मैं अक्सर उसे शुरू भी नहीं करता हूँ। प्रोफेसर अपनी रौ में था। उसका बोलना जारी रहा। मान लो किसी डॉक्टर को अपने मरणासन्न मरीज की जान बचाने के लिए एकाग्र चित्त होकर उपाय सोचना है। एक बैरिस्टर को या एक ऐसे व्यक्ति को जो परीक्षा से पहले अपना पाठ याद करने में जुटा है, तो बस इस नुस्खे की कुछ बूंदें ही काफ़ी हैं। मैंने बात पूरी की। आगे प्रोफेसर ने कहा, बस सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस दवा को लेने में कितनी जल्दी दिखाते हैं। देखो, प्रोफेसर गिब्बर्न ने कहा, अगर किसी को पूरी तरह दोगुनी रफ्तार का असर बिना किसी नुकसान के मिल जाए तो क्या बुरा है। बस एक बात है कि उस हालत में आदमी उतने ही समय में दोगुना जी लेने के कारण बुढ़ापे की ओर जल्दी बढ़ेगा। आखिर आदमी इस बीच दोगुना जी भी तो लेगा। क्या यह ठीक होगा? मैंने सवाल रखा। बस आदमी की सोच पर निर्भर करता है, प्रोफेसर गिब्बर्न ने जरा ठहरकर जवाब दिया। मैंने फिर अपना आग्रह सामने रखा। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, गिब्बर्न ने जवाब दिया। बात कहकर प्रोफेसर जरा ठहरे और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने दवा की हरी शीशी हाथ में थामते हुए मेज पर
थपकी दी। फिर बोले, मेरा अंदाज है कि मैं अपनी खोज के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका काफ़ी कुछ अनुभव मैं पा चुका हूँ। प्रोफेसर गिब्बर्न के चेहरे पर बात कहे जाने के साथ साथ घबराहट की एक हल्की झलक भी थी, जो यह बता रही थी कि खुद उनके मन में वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। वैसे भी उनकी आदत है, वह अपने परिणामों के बारे में बहुत बड़बोलेपन से तब तक नहीं कहते जब तक वह अंतिम निष्कर्ष तक ना पहुंच जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका असर दोगुने से कहीं ज़्यादा देखा जाए। इस स्थिति में भी मुझे बहुत हैरत नहीं होगी। प्रोफेसर गिब्बर्न ने बात पूरी कह दी। तब तो यह बहुत बड़ी बात होगी, मैंने कहा। जरूर बड़ी बात होगी। प्रोफेसर ने भी मेरी बात का समर्थन किया। इसके बावजूद मुझे नहीं लगा कि प्रोफेसर गिब्बर्न इस दावे के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मुझे खूब याद है कि हमारे बीच इस नुस्खे को लेकर कई बार लगातार बातचीत हुई थी। वह उसे रफ्तार बढ़ाने का नया नुस्खा कहते थे और हर बार बात करते समय उनके शब्दों में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास झलकता था। कभी कभी उनके मन में यह संदेह भी उपजता था कि वह नुस्खा कहीं शरीर के ऊपर अजीबोगरीब प्रभाव न दिखाए। यह कहते हुए वह थोड़ा परेशान भी हो जाते थे। उसके साथ ही उनके मन में इस नुस्खे को लेकर बड़ी कमाई का भाव भी था। हम अक्सर इस बारे में भी बात करते थे कि कैसे यह नुस्खा बाजार में अपनी कामयाबी दर्ज कर पाएगा। यह एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, और हम इसके लिए बहुत ठीक दाम तय करने वाले हैं। विज्ञान की दुनिया में नाम कमाना एक बात है, लेकिन बाजार पर कम से कम आने वाले 10 सालों तक हमारा अकेला कब्जा होना चाहिए, और यह भी कि सारा मुनाफा केवल डीलर के खाते में क्यों जाए। समय के बीतते जाने के साथ इस नुस्खे के प्रति मेरी रुचि भी बढ़ रही थी। मेरे दिमाग में भी अक्सर पराभौतिक विचार मंडराते रहते थे, जिनका कौतूहल अंतरिक्ष और समय को लेकर होता था, और मुझे लगता था कि गिब्बर्न का यह काम गति बढ़ाने की संपूर्णता की ओर कदम है। मान लो कोई व्यक्ति इस दवाई की पर्याप्त खुराक लेता है और दवा की लक्ष्य गति को पा लेता है, तब वह 11 साल की उम्र में वयस्क हो जाएगा, 25 वर्ष में अधेड़, और 30 वर्ष का होते होते बुढ़ापे के उतार भरे रास्ते पर कदम रख चुकेगा। इससे मुझे लगने लगा कि प्रोफेसर गिब्बर्न का नुस्खा अगर ठीक मात्रा में लिया गया तो वह यहूदियों जैसे लोगों के लिए कामयाब होगा, जो 13 वर्ष की उम्र में मर्द हो जाएंगे और 50 की उम्र में बूढ़े, सोचने और काम करने में उतने ही तेज जितने हम हमेशा रहते हैं। स्नायु तंत्र पर नियंत्रण के जरिए मनोभावों को निर्देशित करने वाली दवाएं मुझे हमेशा ही विस्मित करती रही हैं। वह किसी को भी पागल बना सकती हैं, एकदम शांत कर सकती हैं, असाधारण रूप से चौकन्ना और ताकतवर बना सकती हैं, तो एक निरीह असहाय भी बना सकती हैं। अब इस क्रम में डॉक्टरों के पास एक और औषधि जुड़ने जा रही है। प्रोफेसर गिब्बर्न इसके प्रभाव को लेकर बहुत उत्सुक हैं। उनके पास इस नुस्खे से संबंधित बहुत से तकनीकी मुद्दे हैं जो मेरे भी सवालों से जुड़े हुए हैं। 7 या 8 अगस्त को प्रोफेसर गिब्बर्न ने मुझे बताया कि वह इस आसव की उस मात्रा की गणना करने वाले हैं जो इसकी कामयाबी या असफलता तय करेगी। इसके बाद 10 अगस्त को उन्होंने कहा कि उनका काम पूरा हुआ और उनका तेज़ रफ्तार हासिल करने वाला नया नुस्खा अब एक हकीकत बनकर दुनिया के सामने आने वाला है। मैं उस समय सैंडगेट हिल्स के फोकस्टोन की तरफ बढ़ रहा था और मेरा इरादा अपने बाल कटाने के लिए जाने का था। तभी मैंने गिब्बर्न को तेज़ी से अपनी ओर आते देखा। शायद वे मेरे घर की तरफ अपनी कामयाबी की खबर देने जा रहे थे। मुझे याद है कि उस समय उनकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार लग रही थीं। चेहरे पर खास तरह का तेज था। मैंने यह भी पाया कि उनके कदमों में ज़बरदस्त फुर्ती थी। हो गया, वह उत्तेजना में चीखे और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। वह बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, नुस्खा उम्मीद से कहीं ज़्यादा कामयाब बना है। चलो मेरे घर और देखो। सचमुच? मैंने विस्मय भरे स्वर में पूछा। एकदम सच, वह जोश से बोले। चलो मेरे घर और आजमाओ। क्या नुस्खा दोगुनी रफ्तार दे पा रहा है? मैंने पूछा। ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा, इतना कि मुझे भी डर लग रहा है। यह दुनिया की एक बेहद नायाब चीज़ बन गई है। प्रोफेसर ने मेरा हाथ थामा और तेज़ी से अपने घर की ओर चीखते हुए बढ़ चले। उनकी चाल इतनी तेज़ थी कि मुझे लगभग खिसटते हुए जाना पड़ रहा था।
उस रिहायशी कॉलोनी के लोग हलचल सुनकर बाहर निकल आए थे और हमें देख रहे थे। वह नज़ारा ही ऐसा था जो इलाके की सभ्यता को बेमेल लग रहा था। वह दिन गर्म और सुहावने साफ मौसम के थे। हवा चल रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि मुझे उस हालत में पसीने पसीने होने से बचा सके। मैंने प्रोफेसर से गुहार की कि ज़रा धीरे चलो भाई। मैं तेज कहाँ चल रहा हूँ, गिब्बर्ड ने जोर से कहा और अपनी चाल को कुछ धीमा कर लिया, पर वह अभी भी तेज ही थे। आपने वह दवा ले रखी है क्या? मैंने कहा। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। प्रयोगशाला में काम आए बीकर को धोने के बाद उसकी तलहटी में बूंद भर पानी रह गया था। वह मैंने कल रात चखा था, पर वह तो बहुत पुरानी इतिहास जैसी बात हो गई है। क्या इसका असर दोगुनी ताकत जैसा है? मेरा सवाल वहीं अटका हुआ था। इसका असर 1000 गुना है, कई 1000 गुना, प्रोफेसर गिब्बर्ड ने बहुत नाटकीय ढंग से चीखते हुए जवाब दिया और अपने घर का पुराने अंग्रेजी जमाने का फाटक खोल दिया। हम भीतर आ गए। पता नहीं इसकी ताकत कितने गुना है। यह समूचे स्नायु तंत्र पर अपना असर दिखाती है। इससे इंसान के देखने की क्षमता एकदम नए रूप में बदल जाती है। भगवान जाने कितने 1000 गुना सूक्ष्म देख पाना संभव हो पाता है। हम अभी इसको आजमाएंगे, अभी इसी समय। इसे आजमाएंगे? मैंने गलियारे में चलते चलते सवाल किया। मुझे अनसुना कर प्रोफेसर गिब्बर्ड मुझे अपनी प्रयोगशाला की ओर ले गए। ये देखो, यह रही छोटी सी हरी शीशी जिसमें वह द्रव्य है। तुम डर तो नहीं रहे हो ना? मैं एक सावधान किस्म का आदमी हूँ और जोखिम उठाने की केवल बातें करना पसंद करता हूँ। मैं डरा हुआ तो था, लेकिन इस प्रयोग में हिस्सेदार होने का एक गौरव भी था। ठीक है, मैंने कैसे भी जवाब दिया। तुमने तो इसे आजमाया ही है ना? हाँ, मैंने इसे चखा है और मुझे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि मुझे इससे कोई घबराहट भी नहीं हुई है। और मैं बैठ गया। ठीक है, लाओ दो, मैंने कहा। हद से हद यही होगा कि मैं अपने बाल कटाने नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी मुझे यह काम बहुत ही खराब लगता है। तुम यह दवा कैसे लेते हो? पानी के साथ, प्रोफेसर ने दवा के बड़े फ्लास्क को हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर अपनी मेज के पास मुझे अपने सामने कुर्सी पर बैठाते हुए बोले। उनका हाव भाव यकायक हॉर्ले स्ट्रीट में बैठने वाले महत्वपूर्ण विशेषज्ञों जैसा हो गया। यह रम जैसा एक द्रव्य है। मैंने हाथ उठाकर समझ जाने जैसा संकेत किया। मैं तुम्हें अभी से सतर्क कर रहा हूँ कि इसे लेते ही तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है और उसके करीब 1 मिनट बाद ही धीरे धीरे खोलनी है। इस दौरान भी तुम्हारी नज़र काम कर रही होगी। देखने की चेतना कंपन के आकार पर निर्भर करती है, ना कि उसकी आवृत्ति पर। लेकिन इससे रेटिना पर एक धक्का सा लगता है, जिससे अगर आपकी आंखें खुली हैं तो एक बुरा लगने जैसे चक्कर सा महसूस होता है। इसलिए आंखें बंद ही रखना। ठीक, आंखें बंद, मैंने कहा। अब आगे स्थिर बने रहो, पलके मत झपको, वरना तुम्हें एक बुरा सा झटका लगेगा। याद रखो, इसके असर से तुम्हारा तंत्र 1000 गुना अधिक सक्रिय हो जाएगा। तुम्हारा हृदय, तुम्हारे फेफड़े, मांसपेशियां और मस्तिष्क अब सब एक साथ 1000 गुना गतिशील हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें सब कुछ सामान्य महसूस होगा। तुम्हें दुनिया की सब गति 1000 गुना धीमी चलती लगेगी और यही इस नुस्खे का कमाल है। ठीक, मैंने कहा। और तुम्हारा मतलब है? तुम खुद देखोगे, उसने कहा और अपने हाथ में दवा नापने का गिलास उठा लिया। प्रोफेसर गिब्बर्ड के साथ ही सामने रखी व्यवस्था पर नज़र डाली। गिलास और पानी सब कुछ यहाँ मौजूद है। पहली बार में अधिक मात्रा में दवा लेना ठीक नहीं है। छोटी शीशी में बहुमूल्य द्रव्य नज़र आया। प्रोफेसर ने दोहराया, जो मैंने बताया है वह भूलना मत। और गिलास में सावधानी से दवा ऐसे उड़ेलने लगा जैसे इटालियन वेटर लोग विस्की पेश करते हैं। सब आंखें बंद और 2 मिनट के लिए एकदम स्थिर हो जाओ, उसने कहा। फिर तुम मेरा बोला हुआ सुन पाओगे। उसके बाद प्रोफेसर ने हर एक गिलास में करीब 1 इंच की ऊंचाई भर पानी उड़ेला। बहुत धीरे धीरे प्रोफेसर ने हिदायत दी, अपना गिलास अपने हाथ में लिए रहो, नीचे मत रखो और हाथ को अपने घुटने पर टिका लो। तैयार? उसने गिलास उठाया। नया कामयाब नुस्खा, मैंने कहा।
नया नायाब नुस्खा, उसने जवाब दिया। हमने शालीनता से गिलास टकराए और घूंट भरने के साथ ही आंखें बंद कर ली। समझो कि उसे लेते ही एक निर्वात जैसी अस्तित्वहीनता की स्थिति में हम चले गए, जैसे कि वह एक अनिश्चित सा अवकाश था। फिर मैंने सुना कि प्रोफेसर गिब्बर्न मुझे जागने का निर्देश दे रहे हैं। मैं जरा सा हिला और मैंने अपनी आंखें खोल दी। प्रोफेसर पहले जैसे ही खड़े थे। गिलास अभी भी उनके हाथ में था, बस फ़र्क यह था कि गिलास खाली था। हो गया, मैंने कहा। सब ठीक है ना? उन्होंने पूछा। ठीक है, बस सांस ज़्यादा तेज़ चल रही है और आवाज़ का एहसास, सब कुछ ठहरा हुआ है। हे भगवान, सचमुच सब कुछ जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। बस एक धीमे धीमी आवाज़ आ रही है, जैसे बारिश की बूंदें चीज़ों पर गिरकर चोट कर रही हो। यह क्या है? आवाज़ों की परख लिया शायद प्रोफेसर ने यही कहा, पता नहीं। फिर प्रोफेसर ने खिड़की की ओर नज़र घुमाई और मुझसे पूछा, क्या तुमने पहले कभी खिड़की पर लगे हुए पर्दे को इस हालत में देखा है? मैंने गिब्बर्न की नज़र की तरफ गर्दन घुमाई। पर्दे का निचला सिरा एकदम स्थिर था। उसका कोना घूमकर उठ गया था, जैसे हवा के झोंके ने उसे हिला दिया हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, कैसी अजीब बात है। और यह देखो, गिब्बर्न ने कहा और अपनी वह हथेली खोल दी जिसमें उसने गिलास पकड़ा हुआ था। जाहिर है कि गिलास को फर्श के नीचे गिर जाना चाहिए था, पर फर्श पर टकराना तो दूर, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था, एकदम स्थिर हवा में टांगा हुआ। मेरी हैरत को बढ़ाते हुए प्रोफेसर गिब्बर्न ने बताना शुरू किया। आमतौर पर इस जगह पकड़ से छूटी हुई कोई चीज़ पहले 1 सेकंड में 16 फीट नीचे गिरती है। यह गिलास उसी गति से नीचे गिर भी रहा है, लेकिन तुम्हारी गति के मुकाबले इसके गिरने की गति 1000 गुना कम है, इसलिए तुम्हें यह गिलास स्थिर दिख रहा है। अब इससे तुम मेरे नए नुस्खे की कामयाबी का अंदाज़ा लगाओ और सोचो कि वह कितने गुना ज़्यादा रफ्तार दे पा रहा है। अपनी बात के साथ ही प्रोफेसर ने हाथ बढ़ाकर हवा में थामा हुआ गिलास पकड़ा और मेज़ पर रख दिया। समझे? प्रोफेसर का उत्साह बोला और वह हंस दिए। ठीक कहा, मैंने जवाब दिया और बहुत सावधानी से, ज़रा डरते हुए अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत सहज महसूस कर रहा था, बहुत हल्का और आरामदायक स्थिति में, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैं सब कुछ बहुत तेज़ गति से कर रहा था, जैसे कि मेरा दिल 1 सेकंड में 1000 बार धड़क रहा था, लेकिन उससे मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। एक साइकिल सवार मानो वहीं स्थिर हो गया था और उसके पिछले पहिए के पास धूल का गुबार भी वहीं ठहर गया था। पैदल चलने वालों की भीड़ थी, जो एक दूसरे को पछाड़ने वाली रफ्तार से चलती है, वह भी ठहरी हुई सी दिख रही थी। मेरे लिए यह नज़ारा बहुत चमत्कारी था, जिसके अतिरेक में मैं लगभग चीख पड़ा। यह असर कब तक रहेगा प्रोफेसर गिब्बर्न? भगवान जाने उसने क्या जवाब दिया था। पहली बार जब मैंने इस दवा को लिया था, तब मैं बाद में सोने चला गया था। सच कहता हूँ कि मैं घबरा गया था। भले ही असलियत में इसका असर बस कुछ मिनटों तक भर रहा हो, लेकिन मुझे महसूस हुआ था मानो घंटों बीत गए हैं। लेकिन जैसा मुझे याद है, इसका असर तेजी से एक झटके में उतर भी गया था। मुझे इस बात से गर्व महसूस हुआ कि मैं कम से कम घबराया तो नहीं, शायद इसलिए कि उस हालत में हम 2 लोग थे। हम बाहर क्यों न चलें? मैंने पूछा। चलो, जवाब आया। वह सब लोग हमें देखेंगे, मैंने शंका जाहिर की। अरे नहीं, हम दोनों तो उनमें सबसे तेज आदमी से भी 1000 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहे होंगे। आ जाओ, किस रास्ते से जाना चाहोगे, दरवाजे से या खिड़की से? खिड़की बड़ी थी लेकिन ऊंची थी, लेकिन हम बहुत शक्तिशाली थे। हम खिड़की तक उछले और वहीं से बाहर चले गए। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक ऐसा अनुभव था जो मैंने पहले कभी नहीं पाया था, ना ही उसकी कभी कल्पना की थी। गिब्बर्न के साथ फोकस्टोन इलाके में उसके लिए नए नुस्खे ने मुझे एक अजब सा आनंद से परिचित कराया था। वह नुस्खा वाकई पागल कर देने वाला साबित हो रहा था। फाटक से बाहर सड़क पर आकर अब तक गुजरते हुए ट्रैफिक का नज़ारा ले रहे थे। अपने समय की तेज गति के कारण
हमें कुछ भी समूचा नहीं दिख रहा था। गाड़ियों की छतें, घोड़ों के पैर, कोचवानों के चाबुक, बस इतना ही। हमारे आसपास लोग हमारे जैसे ही थे, लेकिन हमारे जैसे नहीं थे। वह अपनी अलग अलग मुद्राओं में जकड़ गए जैसे थे। एक लड़की एक आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक औरत अपना ढीला ढाला लबादा पहने रेलिंग से टिककर खड़ी थी और प्रोफेसर के घर की ओर देख रही थी। एक आदमी अपनी मूछों को ताप देता हुआ मोम के पुतले जैसा लग रहा था। दूसरा आदमी अपने थके हुए हाथ और उंगलियां फैलाकर अपने खिसटते हुए हैट को संभाल रहा था। हम अपनी रफ्तार से चलते जा रहे थे। हम सबकी तरफ देख रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उनकी ओर देखकर ऊल जुलूल मुंह बना रहे थे। हमारा चलते जाना जारी था और इस तरह हम एक साइकिल वाले के सामने से होते हुए फुटपाथ पर आकर ठहर गए। अचानक गिब्बर्ड ने अतिरेक में चिल्लाकर कहा, "ओ, उधर देखो!" मैंने उसकी उंगलियों की सीध में देखा। एक मधुमक्खी अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऐसे उड़ती हुई नजर आ रही हो जैसे वह बस हवा में सुस्त चाल से रेंग रही हो। फुटपाथ पर आ जाने के बाद का नज़ारा हमें और भी पागल किए दे रहा है। यहाँ हम बस ठहरकर चारों तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे टहल रहे थे। कुछ दूर पर एक बैंड वालों का दल कोई धुन बजा रहा था। वह धुन हमें ऐसी सुनाई पड़ रही थी मानो कोई बहुत धीमी बुनबुनाहट जैसी आवाज़ हो। बैंड बजाने वाले लोग पुतलों की तरह खामोशी से खड़े दिख रहे थे। मैंने नज़दीक से एक छोटे कुत्ते को देखा जो छलांग लगाने को तैयार था। फिर वह बहुत धीमी गति से हवा में कूदा। कुछ देर वैसे ही रहा और फिर ज़मीन पर आ गिरा। चलते हुए और ठहर कर यह सब देखते हुए मैंने कहा, "बहुत तपन जैसी गर्मी महसूस हो रही है, जरा धीरे चलना चाहिए।" "अरे आते जाओ," प्रोफेसर गिब्बर्ड ने लापरवाही से जवाब दिया। हमने आगे अपना रास्ता इधर उधर पड़ी कुर्सियों के बीच से बनाया। उन कुर्सियों पर जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वह बहुत सहज लग रहे थे। बस उन बैंड बजाने वालों का जो हाव भाव दिखाई पड़ रहा था वह बहुत ही बेतुका था। एक सांवले रंग का आदमी तेज हवा की वजह से अपने हाथ में थामे अखबार को सीधा नहीं कर पा रहा था और उसी मुद्रा में ठहरा हुआ सा दिख रहा था। इसके अलावा लोगों के उड़ते कपड़ों और बालों से वहाँ यह साफ समझा जा रहा था कि हवा तेज चल रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हमें अपने ऊपर हवा के तेज झोंकों का कोई असर महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ भीड़ से कुछ दूर हटकर हम अलग आ गए और फिर वहीं से लोगों का हुजूम देखने लगे। हमें सारा नज़ारा किसी तस्वीर जैसा लग रहा था, एकदम जड़, जैसे वह सारे लोग मोम की मूरत हों। वह कितना अजीब था, उसे सचमुच वैसा ही समझना बेवकूफ़ी की बात भी थी। लेकिन यह एहसास हमें इस शान में भी ला रहा था कि हम इस दुनिया की बहुत नायाब खोज यानी उस नए नुस्खे की लहर का कौतूहल भरा असर महसूस कर रहे हैं। बहुत खूब है यह नुस्खा, मैं उल्लास में अपनी बात कहने ही जा रहा था कि प्रोफेसर गिब्बर्ड ने मेरी बात काटते हुए तेजी से कहा, "यह रही वह बदमिजाज बूढ़ी औरत।" "कैसी बूढ़ी औरत?" मैंने भौचक होकर जानना चाहा। "मेरी पड़ोसन है," गिब्बर्ड ने कहा। "हे भगवान, उसका कुत्ता बहुत भौंकता है। अब देखना मज़ा।" प्रोफेसर गिब्बर्ड की एक बात बहुत अजीब है कि वह अक्सर बहुत बचकानी और उतावलेपन की हरकत कर गुजरते हैं। इसके पहले कि मैं प्रोफेसर की बात का कोई मतलब समझ पाता, वह आगे की ओर झपटे। उस औरत के हाथ से वह कुत्ता छीना और तेजी से फुटपाथ की ओर दौड़ चले। यह तो मेरी समझ से और भी अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम था। वह छोटा कुत्ता डर के मारे ना तो भौंका न घुर्राया, बल्कि एक बेजान चीज़ की तरह प्रोफेसर की गिरफ्त में बना रहा। प्रोफेसर गिब्बर्ड ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था और वह जैसे किसी काठ के टुकड़े को लेकर दौड़ रहा था। "गिब्बर्ड!" मैं चीखा, "उसे छोड़ दो!" मैं कहना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या देखकर मेरे मुंह से निकल गया। "गिब्बर्ड, ऐसे मत दौड़ो, रुक जाओ, तुम अपने कपड़ों में आग लगा लोगे। तुम्हारी पतलून गर्मी से झुलसती हुई नज़र आ रही है।" प्रोफेसर गिब्बर्ड ने अपनी हथेली अपनी जांघ पर थपथपाई और सड़क के किनारे रुक गया। मैं उसके पीछे पीछे आता हुआ चिल्लाया, "कुत्ते को दूर करो, तुम्हारे तेज़ दौड़ने की वजह से बहुत गर्मी पैदा हो रही है।"
तुम आकाश की किसी उल्का की तरह 2 या 3 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे थे और उस रफ्तार में हवा के घर्षण के कारण इतनी गर्मी पैदा हो रही थी। उफ, कितनी गर्मी महसूस हो रही है। मैं पसीने से तर हुआ पड़ा हूँ। उस दवा का असर अब उतर रहा है। मैं लोगों का हिलना डुलना कुछ कुछ देख पा रहा हूँ। सचमुच दवा का असर अब खत्म हो रहा है। कुत्ते को छोड़ दो। हैं? उसने अविश्वास से कहा। हाँ, अब असर खत्म होने को है। प्रोफेसर गिब्बर्ड ने ठहरकर मेरी ओर देखा, फिर उन बैंड वालों की ओर जिनके बजाने की गति अब कुछ तेज पता चल रही थी। तभी बहुत फुर्ती से गिब्बर्ड ने अपना बाजू गोलाई में घुमाया और उस छोटे कुत्ते को दूर उछाल दिया। वह कुत्ता एक बेजान पिंड की तरह हवा में गुलाटियां खाते हुए ऊपर जाता नजर आया और फिर कुछ दूर अपनी गपशप करते लोगों के झुंड के बीच जा गिरा। गिब्बर्ड ने अचानक मेरी कोहनी थाम ली और चिल्लाया, हे भगवान, गर्मी मेरे शरीर को भेद रही है। वह पसीने से तर हो रहा था। उसने अपनी जेब से अपना रूमाल निकाला और अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अब हमें जल्दी ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। बहुत तेज़ी से निकल पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हुआ। शायद यह अच्छा ही रहा। अगर हम दौड़ते तो यह तय था कि हम आग की लपटों में घिर गए होते। यकीनन हमारे दौड़ने पर ऐसा ही होता। हम दोनों में से किसी ने भी रफ्तार के इस प्रभाव के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाया था और उस समय अगर हम चाहते भी तब भी दौड़ नहीं सकते थे, क्योंकि दवा का असर झट से ख़त्म हो गया था, एकदम तत्काल, जैसे कोई दरवाज़ा खट से बंद हो गया हो। मेरे कान तक प्रोफेसर गिब्बर्ड का स्पष्ट आदेश पहुंचा, बैठ जाओ। अपनी बात कहने के साथ ही वह खुद भी वहीं किनारे सड़क के फुटपाथ पर बैठ गए। मैं भी बैठ गया। मैं जहां बैठा वहां की घास झुलसकर बदरंग हो गई। अब तक के सारे ठहराव का एहसास एकदम गायब हो गया। सारा माहौल यकायक जिंदा हो गया, जैसे शहर की नसों में खून का रुका हुआ बहाव चल पड़ा हो। बैंड वालों के हाथ फुर्ती से चलते दिखने लगे और बैंड का संगीत पूरे वेग से कानों तक आ धमकने लगा। बैठे हुए लोग हिलने डुलने और बोलने लगे। अब शहर की गति और हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं रह गया। यह कुछ ऐसा ही हुआ जैसे रेलगाड़ी स्टेशन के आते ही रुकने के लिए धीमी हो जाती है। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें एक चक्कर सा आ गया हो और हमें घुमाया गया हो। ख़ास तौर से मुझे तो बहुत थोड़ी देर के लिए सिर के चकराने भी महसूस हुआ और प्रोफेसर गिब्बर्ड के हाथों से उस कुत्ते का उस बूढ़ी औरत की गोद से छूटकर हवा में उछाला जाना और फिर ज़मीन पर गिरना बस एक लम्हे का मामला समझ में आ गया। यह हमारे लिए एक राहत की बात थी, नहीं तो कुर्सी पर बैठे हुए एक बूढ़े और मोटे आदमी ने हमारा वहाँ होना देखा था। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर घुमाकर हमें घूर भी रहा था। मुझे यह संदेह भी हुआ कि उसने अपनी नर्स से हमारे बारे में कुछ कहा। मुझे शंका हुई कि एक आदमी ने दवा का असर खत्म होने के बाद हमारा वहाँ अचानक नज़र आने लगना नोट किया है। अब हमारा गर्माहट से तपना भी रुक गया था। हालांकि घास का वह टुकड़ा जिस पर हम बैठे थे वह अभी भी बहुत गर्म था। अचानक सबकी तन्मयता भंग हुई थी। इस पार्क में मनोरंजन के लिए जिस बैंड की व्यवस्था थी वह ना जाने कब से बिना किसी भूल के अपना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अभी उनसे भी अचानक पहली बार सुर की चूक हुई थी। इस भूल को सबने पकड़ा था और इस पर लोगों की चर्चा हो रही थी। साथ ही इस घटना ने भी हलचल मचा दी थी कि इस महिला की गोद में शांत चित्त ऊँघता हुआ सा वह छोटा कुत्ता बहुत तेज़ रफ्तार से अचानक हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरा था। लोग बौखला गए थे और उसे किसी अपशकुन का संकेत पाकर अंधविश्वासी सिद्ध हो रहे थे। किसी भगदड़ जैसा दृश्य बन गया था। लोगों के अचानक भागने से कुर्सियां उलटकर गिर गई थीं। वहां ड्यूटी पर हाजिर पुलिस वाला भी इस भागा दौड़ी से हैरान था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो, लेकिन हम इस बात के लिए सतर्क हो गए कि हम जल्दी से जल्दी उस बूढ़े मोटे आदमी की नज़र से परे हो जाएं, वरना बेमतलब सवाल जवाब के घेरे में फंस जाने का खतरा था। जैसे ही गर्माहट के असर से मुक्त हुए और दिमाग चकराने जैसी हालत से बाहर आया, हम अपनी जगह से उठे और हमने भीड़ के दायरे के बीच से रास्ता बनाया
और सड़क पर आ गए और हमारे कदम प्रोफेसर गिब्बर्न के घर की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान मेरे कानों तक बहुत साफ साफ एक बात पहुंची। वह आदमी जो उस औरत के बिल्कुल पास बैठा था, वह बहुत ही अभद्र लहजे और कठोर भाषा में उस आदमी को ललकार रहा था जिसकी टोपी पर इंस्पेक्टर लिखा हुआ था। उसका सवाल था, अगर तुमने उस औरत से छीनकर उसका कुत्ता नहीं फेंका तो बताओ और किसने फेंका। इस संवाद से हमारे कान खड़े हो गए। हमारा ध्यान अपनी हालत पर भी गया। हमारे कपड़े अभी भी बहुत गर्म थे। प्रोफेसर गिब्बर्न की सफ़ेद पतलून उसकी जांघ के पास झुलसकर बदरंग हो गई थी। बहुत से कई और परिदृश्य थे हम जिन्हें कहाँ तक याद रख सकते थे, लेकिन इस अफरा तफरी में वह सब ध्यान गुम हो गया था। जैसे वह उड़ती हुई मधुमक्खी अब कहीं नहीं थी और वह साइकिल वाला भी अब न जाने कहाँ पहुँच गया था। हम अगर सेंट गेट रोड पर आ गए, जहाँ से रास्ता सीधे चर्च की ओर जाता है। उस रास्ते पर चल रहे लोग जीवंत और सामान्य थे और उनकी बातचीत हम तक पहुँच रही थी। घर के फाटक के पास पहुंचकर हमने देखा कि वह खिड़की जहां से फांदकर हम गए थे, उस पर हमारी हरकत के निशान थे और नीचे गीली मिट्टी पर हमारे जूतों की छाप जो बहुत गहरी पड़ी थी। तो यह था मेरा पहला अनुभव और मैंने उस नए नुस्खे को आजमाकर पाया था। हमने इस अनुभव के बारे में आपस में बहुत चर्चा और विचार विमर्श किया। हम दवा लेने के बाद बस कुछ ही देर को बाहर का संसार देखने निकले, सिर्फ उतनी देर जितनी देर में बैंड वालों ने 2 धुनें बजाई होंगी। लेकिन उतने समय में ही हमने दुनिया के हमारे सामने ठहर जाने के कारण कितना अधिक पढ़ा। हम जिस हड़बड़ाहट और बिना किसी योजना के बाहर निकले, उसे देखते हुए हमारे साथ और भी खराब स्थिति हो सकती थी। हमें कोई शक नहीं कि अभी प्रोफेसर गिब्बर्न को अपने नुस्खे को और भी अधिक सुविधाजनक इस्तेमाल भर बनाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यह भी पूरी तरह साफ है कि प्रोफेसर का यह नुस्खा उनके सारे अंदाज से कहीं आगे जाकर कामयाब निकला है। हमारे उस प्रयोग के बाद से इस नुस्खे पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण हो रहे हैं और उनका कोई नुकसान पहुंचाने वाला परिणाम सामने नहीं आया है। हालांकि यह भी सच है, मैंने खुद इन प्रयोगों में हिस्सा नहीं लिए हैं। इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि इस दवा को लेने के बाद मैं इस कहानी को लिखने बैठा और मैंने इसे एक बैठक में ही लिख डाला। मैंने एक बार भी किसी भी कारण से कलम नहीं रोकी। मैंने इसे शाम 6:25 पर लिखना शुरू किया था और इसे पूरा करने में मुझे एकदम ठीक 31 मिनट लगे। इस तरह एक बड़े काम को इतनी एकाग्रता से इतनी जल्दी कर पाना, जबकि दिमाग सारे दिन की उलझनों से भरा हुआ और पास्ट हो चुका था, केवल इस नए नुस्खे की बदौलत हो पाया। यह कहते हुए मैं सचमुच कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। अब प्रोफेसर गिब्बर्न इस ओर काम कर रहे हैं कि यह दवा किसको कितनी मात्रा में दी जाए, क्योंकि अलग अलग स्थितियों को देखते हुए सबको एक जैसी खुराक नहीं दी जा सकती। इसी तरह प्रोफेसर गिब्बर्न इस खोज में भी लगे हैं कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस दवा के प्रभाव को तुरंत कम करने या ख़त्म करने वाली दवा भी जल्दी बना लें। मतलब वह इस दवा की प्रतिरोधक दवा भी बना लेने की कोशिश में हैं। यह दोनों दवाएं मिलकर इंसान की ज़िंदगी और उसकी जीवन शैली में ज़बरदस्त कामयाबी भरा बदलाव ला पाएंगी। यह क्रांतिकारी खोज इंसान के रास्ते में समय की बंदिश जैसी रुकावट को चुटकी में पूरे करने का कारनामा होगी। बाजार में यह दवाई अपने पूरे सुरक्षित और कारगर विधान के साथ बस कुछ ही महीनों में आ जाएगी और शहर की सभी दवाइयों की दुकान पर छोटी हरी शीशी में बहुत उचित कीमत पर मिल जाएगी। इस दवाई का नाम गिब्बर्न का रफ्तार बढ़ाने वाला नया नुस्खा होगा। अपनी तीव्रता के क्रम में यह 200, 900 और 2000 स्तरों पर पीले, गुलाबी और सफ़ेद लेबल वाली पैकिंग में मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह दवा इंसान के लिए बहुत तरीके के करिश्मे कर पाएगी और इसका इस्तेमाल अपराधों को उजागर करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी हो सकेगा। जैसे हर ज़रूरी और उपयोगी चीज़ का गलत या गैर कानूनी कार्य भी होता है, इसका भी हो सकता है। लेकिन उस संभावना का तोड़ ढूंढना हमारा काम नहीं है।
हम तो बस इस नए नुस्खे का उत्पादन करेंगे और इसे बाज़ार में उतार देंगे, फिर चाहे जो हो देखा जाएगा। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।